Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss about the history of law. हिस्ट्री ऑफ लॉ में जो बुनियादी चीज़ें वो है एंशियंट पीरियड, उसके बाद मिडीवियल, मॉडर्न, कॉन्टेम्प्ररी और डिजिटलाइजेशन इन लॉ इन 21st सेंचुरी। एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि हमें सबसे पहले जो मिलता है फर्स्ट रिटन कोड इन द हिस्ट्री इज नोन एज द कोड ऑफ हम्मुरबी। कोड ऑफ हम्मुरबी जो है वो 1750 BCE में बुनियाद में आया। ये एक कोड है। लफ्ज हम्मुरबी की जो बुनियादी मीनिंग है वो एक किंग का नाम है, जो किंग था बेबलोनियन डायनेस्टी का। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन law codes were the code of Hammurabi, established the principle of an eye for an eye। इसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं लेक्स टेलियोनेस, जिसका मतलब है बदले का कानून। अगर आप पर कोई जुल्म करता है, अगर आपसे कोई नाइंसाफी करता है तो आप पर बुनियादी तौर पर लाजिम है कि आप उनसे बदला दें। ये ही कानून है। कोड ऑफ हम्मुरबी कवर टॉपिक्स लाइक प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड फैमिली। और इसकी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो कोड ऑफ हम्मुरबी है वो तकरीबन 300 लॉज पर मुश्तमिल है। ये पत्थरों पर लिखे गए कानून हैं जो कि किंग हम्मुरबी ने लिखवाए थे, जो कि जस्टिस के लिए, सोसाइटी में जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका ये एक बुनियादी स्टेप था, जो कि आज तारीख में कोड ऑफ हम्मुरबी के नाम से जाना जाता है। इसकी एक पॉजिटिव एंगल देखें तो हमें मिलता है कि तारीख में किसी भी एलीट के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था, लेकिन हम्मुरबी कोड में एलीट्स के लिए भी कानून रखा गया था। हाँ, वो एक अलग बात है कि उनके लिए कानून में रियायत जरूर मौजूद थी, लेकिन कानून उनके लिए भी था। दिस इज ऑल अबाउट द कोड ऑफ हम्मुरबी। Now we are going to discuss another factor of ancient period known as Mosaic laws। 1240 BCE में मोज़ेक लॉ का बुनियाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से रखा गया है। मोज़ेक लॉ जो एग्जाम्पल है डिवाइन लॉज का, जैसा कि हम सबका ईमान है हजरत आदम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक अल्लाह ताला ने डिवाइन लॉज भेजने का सिलसिला शुरू किया। मोज़ेक लॉ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना जो जबल है उस पर वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू भेजे जाते थे खुदा की तरफ से। अगर मोज़ेक लॉ की हम बात करें, इसको बुनियादी तौर पर कहा जाता है गॉड गिवन लॉज। गॉड गिव लॉज टू मोसेस। और इसका तारीखी पस मंजर देखें तो ये ऑलमोस्ट 10 कानून हैं जो कि 2 पत्थरों पर लिखे गए हैं, जिसका हमें तारीखी जो पैमाना है वो भी मिलता है। और इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेयर द विक्टिम इज गिवन फाइनेंशियल कंपनसेशन बाय द ऑफेंसेस। दैट्स ऑल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोमन एंड हिंदू लॉज। रोमन लॉज जो है वो 509 BCE 476 सेंचुरी की तक बुनियाद रखते हैं, which developed into a sophisticated system। रोमन लॉज जो है वो सिविल लॉज और पब्लिक लॉज को सेपरेट करते हैं। सिविल लॉज जो कि हमारे कानून होते हैं, दरबारों के कानून, पब्लिक लॉज जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। रोमन लॉज में इक्वलिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और इक्वलिटी फॉर ऑल, जिसमें इनके बुनियादी तौर पर तारीखी चीजें जो मिलती हैं वो 12 टेबल लॉज एंड जस्टिनियन कोड, व्हिच आर नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोरल लॉज। covered topics like contract, property and family। हिंदू लॉज की अगर बात की जाए जो कि 1500 BCE से 500 सेंचुरी तक उनका भी एक बहुत बड़ा बोलबाला रहा है तारीख के अंदर।
हिंदुओं के जो तारीखी किताब हमें मिलते हैं, जो संस्कृत के किताबें हैं, उनमें बहुत सारे कवानीन मिलते हैं जो कि उन्होंने बनाए हुए थे अपनी सोसाइटीज़ को गवर्न करने के लिए। जैसा कि वो टॉपिक्स उनमें जो कवर किए गए हैं वो प्रॉपर्टी, मैरिज, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। These are influenced by the Dharma Sastra, which is a Hindu scripture book. After describing the ancient period, now we are going to discuss the medieval period. How laws were built in the medieval period. Medieval period की जो बुनियाद थी वो 500 से 1500 सेंचुरी तक उनका बुनियाद था। मिडीवियल पीरियड ऑफ टाइम में जो बुनियादी कानून रिटन फॉर्म में हमें मिलते हैं वो कैनन लॉ मिलते हैं, जो कि 12वीं सेंचुरी में उनका बुनियाद रखा गया था। कैनन लॉ 12वीं सेंचुरी में अपना बुनियाद रखते हैं। जैसा कि कैनन लॉज को दूसरा टर्म हम कहते हैं चर्च लॉज। चर्च लॉज की बात अगर हम कहें तो ये वो लॉज हैं जो चर्च में बनाए जाते हैं, मतलब कि जो पादरी, जो कार्डिनल वगैरह या पोप वगैरह जो ईसाइयों का होता है वही कानून बनाता है। यानी कि कानून की जो लेजिस्लेशन है, कानून बनाने वाली जो अथॉरिटी है वो चर्च है। These laws were known as the church laws. They cover the topic like marriage, economics, etc. Such type of government in which laws are made by religious scholars and in the church is known as the ecclesiastical governance. Ecclesiastical governance in which the laws are made in the church related law to conduct a civil life. उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियड एंड मॉडर्न कानूनी बुनियादें मॉडर्न पीरियड की। उसमें सबसे पहले जो हमें मिलती है वो मिलती है नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज कुछ भी नहीं है, ये 17वीं सेंचुरी में इनका बुनियाद रखा गया। सबसे पहले जो नेचुरल लॉज हमें बताते हैं वो ये कि जो नेचुरल लॉज हैं वो एम्फेसाइज करते हैं ह्यूमन राइट को और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसका बुनियादी स्लोगन ये है कि आइडिया दैट लॉज शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन एंड ह्यूमन नेचर। जो लॉज ह्यूमन नेचर के बुनियाद रखते हैं और ह्यूमन रीजनिंग पे बुनियाद रखते हैं, ऑल दोज लॉज आर नोन एज द नेचुरल लॉज। द की थिंकर फॉर द नेचुरल लॉज आर नोन एज द थॉमस होब्स एंड जॉन लॉक एंड जैन जैक्वस रोजे। This is all about the natural laws. All those laws which are based on the human nature and human reasoning. उसके बाद 18th सेंचुरी में कोडिफिकेशन की शुरुआत होती है। कोडिफिकेशन का मतलब होता है सिस्टमिक वे ऑफ मेकिंग द लॉज। Systemic law codes which covers the society is known as the codification, aimed to clarify and standardize law. Codification का बुनियादी मकसद होता है कानून को क्लेरिफाई किया जाए, हर खास व आम तक पहुंचाया जाए, उसको स्टैंडर्डाइज बनाया जाए ताकि हर एक पर वो लागू हो सके एक कोड की शक्ल में। और जो इसमें सबसे बुनियादी चीज जो हमें मिलती है, जो बेस्ट एग्जांपल जो मिलता है कोडिफिकेशन की, जो बुनियाद रखता है, जो आगे चल के हमारे यहाँ इतने सारे कानून के बनने की वजह बनता है, वो है नेपोलियनिक कोड 1804। हम इसको कोड कहें, हम इसको कैनन लॉज कहें, हम इसको डिवाइन लॉज कहें, हम इसको नेचुरल लॉज कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुनियादी चीज जो हमें इसमें से क्लियर होती है वो ये है कि एक कानून, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर जो सोसाइटी को रन करे। मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ बुनियादें रखी गई, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट थे, वो अपने तरीके से अपने तर्ज अमल के बुनियाद पे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बनाते थे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द मॉडर्न लॉज, how the modern laws were built, now we are going to discuss about the contemporary laws.
कॉन्टेम्पररी पीरियड की हम बात करें, जो मौजूदा दौरे हाजिर की बात करें, वो इंटरनेशनल लॉज है। इंटरनेशनल लॉज जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के बुनियाद के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा, तारीख में देखा, बेबलोनियन, हम्मुरबी और बहुत सारी जो कोडिफिकेशन, नेपोलियनिक कोडिफिकेशन को हमने देखा। वो जो सारी चीजें हैं वो बनाई जाती हैं एक सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। जैसे जैसे हमारे पास मॉडर्नाइजेशन चली, उस लहर के बुनियाद पर वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कानून बने वो इंटरनेशनल लॉज बने, जो कि इंटरनेशनल लॉज जो है वो ऑल कंट्रीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनके इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। डेवलप टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स हैं, उन सारी की सारी स्टेट्स में इंटरनेशनल लॉज आर डेवलप टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल लॉज है वो बहुत सारी स्टेट्स में जो है रिलेशन को कायम व दायम रखने के लिए बनाए गए। ये कवर करते हैं टॉपिक्स लाइक ह्यूमन राइट्स। जो बुनियादी चीज है इंटरनेशनल लॉ की वो है ह्यूमन राइट। दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में अगर किसी ह्यूमन के साथ नाइंसाफी होगी तो इंटरनेशनल लॉ हैव द अथॉरिटी टू रन। This is the international society combined by different countries to make the laws. So first and the foremost principle of the international law is to protect the human rights. Humanitarian laws are also made. Humanitarian laws को बनाना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू गवर्न करना पूरी दुनिया के अंदर, ताकि नाइंसाफी ना हो सके। अगर किसी स्टेट में कोई जालिम जाबर हुक्मरान किसी के साथ नाइंसाफी करना चाहता है तो उसके लिए भी कानून होना चाहिए। सच लॉज आर नोन एज द इंटरनेशनल लॉज। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेम्पररी लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की अगर बात की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो है वो ऐसे लॉज होते हैं जो हर एक कंट्री अपने कंट्री में अपनी कंट्री को स्टेट्स के दरमियान, अपने प्रोविंसेस के दरमियान व्हाटसोएवर द टर्म इज, उनको गवर्न करने के लिए, उनको रन करने के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, जो कि हर मुल्क में अपने हिसाब से बनाई जाती है। दिस इज द कोड। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कोडिफिकेशन की, जिसकी बुनियाद नेपोलियन ने रखी। आज भी मुख्तलिफ इकसाम है कोडिफिकेशन की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है और हमारे कंट्री लेवल पर है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लोबल लॉज। ग्लोबल लॉज की हम अगर बात करें तो ऐसे लॉज हैं जो हमारे इस वक्त के मौजूदा दौर में बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसा कि हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू दुनिया में सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के ग्लोबल लॉज हैं वो इंक्रीज करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग द पीपल्स, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, अमंग द स्टेट्स, अमंग द कंट्रीज एंड इन द होल ग्लोब। Harmonization of law, we have to harmonize the law in the favor of the peoples. Rise of global governances are the effect of the global laws. Digitalization in laws. Now we are going to discuss about the digitalization in laws 21st century. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि this world is a global village in which everyone is connected to each other, and digitalization is the mastermind behind the globalization. So there must be a digital laws. डिजिटल लॉज की हम अगर बात करें तो उसमें बुनियादी चीज जो हमें मिलती है वो ये मिलती है डेटा प्रोटेक्शंस लॉज गवर्निंग पर्सनल डेटा कलेक्शन एंड यूजेज। हमें पता है हमारी जो पर्सनल डेटा है वो बहुत सारे अकाउंट्स पर मौजूद है,
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस डेटा को गवर्न करने के लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए, जिसको हम डेटा प्रोटेक्शन लॉज कहते हैं, जो कि आज डिजिटल वर्ल्ड की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी लॉज एड्रेसिंग ऑनलाइन थ्रेट एंड डेटा ब्रीचेस, बहुत सारी स्कैम हो रहे हैं और साइबर बुलिंग वगैरह जो बहुत सारे केसेस में होता है, हैकिंग हो रही है, अकाउंट्स की हैकिंग के हम देखें तो बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, जिसमें बुनियादी चीजें वो किसी की पर्सनल लाइफ को मैनिपुलेट करना और साइबर बुलिंग के थ्रू अकाउंट्स को हैक करना एक्सेट्रा। बहुत सारे लॉज हैं, जो बहुत सारे क्राइम्स हैं जो डिजिटलाइजेशन की वजह से बुनियाद रखते हैं, इसीलिए डिजिटलाइजेशन के भी कुछ लॉज होने चाहिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज प्रोटेक्टिंग डिजिटल कंटेंट एंड क्रिएशन। हमारे यहाँ जो यूट्यूब है, बहुत सारी वेबसाइट है, उस पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई रही है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि उसको बनाया जाता है। जैसे हमारे पास कॉपीराइट का लॉ है, जिसके बुनियाद पे हम क्लेम कर सकते हैं दिस थिंग इज माइन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्राइम, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिसऑनेस्टी, सो वी नीड सच काइंड ऑफ लॉस। ई-कॉमर्स लॉ गवर्निंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड जो पेमेंट है उनको भी गवर्न करने के लिए हमारे पास ई-कॉमर्स लॉ होने चाहिए। ऑनलाइन हरासमेंट लॉ एड्रेसिंग ऑनलाइन बुलिंग एंड हरासमेंट, इनको रोकने के लिए भी हमारे पास लॉज होने चाहिए। Laws in the 21st century, technology-driven justice. Use of technology to improve the access of justice. We have to use the technology in order to prevent and improve the access of justice to everyone. जैसा कि वक्त की जरूरत है, वक्त की बुनियादी जरूरत है, हमें वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से कानून बनाने चाहिए, जिस तरह से हम in order to achieve the highest mean of justice, we have to digitalized in the justice system. Digital evidence law governing the use of digital evidence in the court and online dispute resolution platform for resolving the disputes online. It's also a great work in the technological warfare. Artificial intelligence laws and guidelines governing AI development use. जैसा कि हम AI का यूज देखें तो आजकल की दुनिया में AI बहुत एडवांस हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए बुनियादी चीजें कि AI को गवर्न करने के लिए भी कुछ लॉज होने जरूरी हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिजिटल लॉज पॉलिसीज विल आल्सो मेक द सोसाइटी सिक्योर। हमने जो ये बुनियादी रिकैप लिया, उसमें बुनियादी चीज जो हमें ये मिली कि वो ये है कि हर वक्त, हर दौर, हर पीरियड के अपने अपने लॉज हैं, ancient to modern. We have to continuously evolve the law in order to maintain the law in order and in order to maintain the justice, in order to achieve the highest mean of justice. In the conclusion, हम कह सकते हैं कि कानून की तारीख हमें ये सिखाती है कि इंसाफ एक मुसलसल सफर है, ना कि कोई मंजिल। As Rose Pound said, law must be stable, yet it can't stand still.